हेलो एवरीवन। आज हम लोग 64वीं बीपीएससी में पूछे गए हिस्ट्री के प्रश्नों का फुल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, भारत में जो पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, मेहरगढ़ जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यह जो है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी कृषि बस्ती है और यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला, घोड़ा, गधा एवं खच्चर इत्यादि का भी साक्ष्य मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कराया? तो दोस्तों, सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन कराने का श्रेय बीमा कथित को जाता है। ये जो है कुषाण वंश के शासक थे और इसके अलावा कुषाण वंश के शासकों द्वारा ही सबसे ज्यादा शुद्ध स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन का प्रमाण मिलता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कराया वो गुप्त शासक थे, गुप्त शासकों ने। इसके अतिरिक्त और जान लेते हैं तो दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग जो थे वो शुंग वंश के संस्थापक हैं और उन्होंने मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, इसको हरा के हत्या करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो दोस्तों, सबसे पहले इसका डिफाइन कर लेते हैं कि ये बोल क्या रहा है। तो दोस्तों, जो ये अर्थ है, अर्थ पे दिन एवं रात इसके अपने घूमने के कारण होता है, ना कि सूर्य के घूमने के कारण। क्या कह रहा है? जो पृथ्वी का जो अपनी धुरी पे पृथ्वी घूमती है इसके कारण दिन एवं रात होता है। तो दोस्तों, यह किसने बोला था? ये जो है आर्यभट्ट ने कहा था। आर्यभट्ट गुप्त काल का एक प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता था कि किस दरबार में रहते थे, किनके दरबार में रहते थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सूर्य सिद्धांत एवं ब्रह्म सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं। तो ब्रह्मगुप्त भी प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और बराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बृहत संहिता है, बृहत संहिता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? तो दोस्तों, वह राजा बालपुत्र देव था। बालपुत्र देव जो था वो शैलेंद्र वंशीय शासक था और इन्होंने ही देवपाल से अनुरोध किया था कि बौद्ध विहार की स्थापना के लिए आप 5 गांव दान में दे दीजिए। दोस्तों, देवपाल जो है पाल वंश का शासक है और इसने जो है राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी थी? दोस्तों, यह एक बुक है। इसमें भारत और रोम के बीच जो व्यापारिक संबंध है उस पे आधारित यह बुक है और इसके लेखक का नाम जो है अभी तक स्पष्ट नहीं है, अतः इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, जो बिहार पर बख्तियार खिलजी का हमले का पहला विवरण मिलता है वो मिलता है तबकाते नासरी बुक से। बख्तियार खिलजी जो था बिहार का प्रसिद्ध शैक्षणिक स्थल जैसे नालंदा, ओदनपुरी, विक्रमशिला, ये सब को नुकसान पहुंचाया था। तो ये सब का विवरण कहाँ मिलता है? तबकाते नासरी से मिलता है। और बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो दोस्तों, पहला सुल्तान जिसने जमीन जो खेत होते थे उसमें फसल का नपाई का आधा राजस्व के रूप में ले लेता था वो था अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो कृषि आबादी वाला क्षेत्र होता था वहां पे गृह कर
गृह कर एवं चारागाह कर भी लगाता था। इसके अलावे बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों बलबन जो है सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत करता है। मोहम्मद बिन तुगलक अमीर को ही एक अलग कृषि विभाग की स्थापना करता है। इल्तुतमिश दोस्तों इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो दोस्तों शेख बहादुर जकारिया जो थे वो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी। किन्होंने की थी? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, इन्हीं के नाम पे पड़ा था संप्रदाय। और इसका प्रमुख केंद्र जो था, जो सुहरावर्दी संप्रदाय होता था, वो कहाँ प्रमुख रूप से प्रचलित था? वो सिंध और मुल्तान के क्षेत्र में, जो भी पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय जो भारत में सिलसिला प्रारंभ हुआ था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। और इसका प्रमुख केंद्र भारत में अजमेर था। कहाँ था? अजमेर। और इसके प्रमुख जो गुरु हुए या फिर संत हुए, उनका नाम बहुत फेमस है, जैसे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, ये सब किस संप्रदाय के थे? चिश्ती संप्रदाय के थे। दोस्तों ये जो फिरदौसी संप्रदाय था ये भी सुहरावर्दी सिलसिला का ही एक अंग था। और ये इसका प्रमुख कार्य क्षेत्र जो था बिहार था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी की 200, 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था? तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है उस शासक का नाम, इस क्वेश्चन में उस शासक का नाम बताना है जिसने अपना जो सैन्य टुकड़ी था वो 200, 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था। तो दोस्तों वह शासक जो था इस्लाम शाह था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस्लाम शाह दोस्तों शेरशाह का पुत्र था। और शेरशाह कौन थे? तो शेरशाह सूरवंश के संस्थापक थे। और इन्होंने 1540 में जो बिलग्राम का युद्ध है इसको जीतकर सूरवंश की स्थापना करते हैं। और ये हुमायूं से लड़ते हैं बिलग्राम का युद्ध। और दोस्तों बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक हैं। और लोधी वंश जो है 1451 से 1526 तक रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? दोस्तों यह कथन जो है विलियम फिंच के द्वारा कहा गया था। इनके अनुसार जो है अकबर के आदेश पर इलाहाबाद में 40 स्तंभ का एक महल का निर्माण करवाया गया और इसके निर्माण में 40 साल लगे। और ये जो है विलियम फिंच जो है 1608 ईस्वी में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो दोस्तों सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो है 1420 ईस्वी में कश्मीर की गद्दी पे बैठा। और ये जो धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही सहिष्णु थी, इनकी उदारता के कारण ही इतिहासकार इन्हें जो है कश्मीर के अकबर कह के पुकारते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों फरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह ने की थी। हाजी शरियतुल्लाह जो है पूर्वी बंगाल क्षेत्र में फरेजी आंदोलन की शुरुआत 1818 में करते हैं। और इस आंदोलन का उद्देश्य था इस्लाम धर्म में सुधार करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? दोस्तों यह पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। इस बुक में जो ब्रिटेन के द्वारा भारत से धन निकास किया जा रहा था वो उस सिद्धांत की चर्चा की गई थी। और दोस्तों दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने फहराया था? तो 1929 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी और इन्होंने ही पूर्ण स्वराज का पताका उठाया था। जो लाहौर अधिवेशन था 1929 में वो रावी नदी के तट पे हुआ था और इसी अधिवेशन में दोस्तों जो पूर्ण स्वराज दिवस था वो मनाने का घोषणा की थी। और पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाएगा? 26 जनवरी 1930 को मनाए जाने का घोषणा किया गया था, 26 जनवरी 1930 को। अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं तो वल्लभ भाई पटेल जो है 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और यह अधिवेशन इसलिए फेमस है क्योंकि जो है इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। किस अधिकार की? मौलिक अधिकार की मांग हुई थी। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 का हरिपुरा एवं 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनने का कारण नहीं था? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, अधिकारियों की अक्षमता। 1857 के विद्रोह के कारणों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की अक्षमता नहीं थी बल्कि उनकी धार्मिक राजनीतिक नीतियां एवं भारतीयों के साथ भेदभाव प्रमुख कारण था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उनके साम्राज्य की सीमा थी। तो दोस्तों इनके बारे में कहा जाता था कि इनकी साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालन थी, अर्थात बहुत कम क्षेत्र था इनका। दोस्तों जो बहादुर शाह जफर थे वो आखिरी मुगल बादशाह थे और इन्होंने ही 1857 की क्रांति में भाग लिया था मुगलों की ओर से और इनका कार्यकाल 1775 से 1862 तक था। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये युद्ध हार गए थे 1857 की क्रांति तब इन्हें जो है रंगून भेज दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो दोस्तों जो हैदराबाद का निजाम था उन्होंने जो है कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? दोस्तों जो दक्कन का दंगा था वो पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था और इसका प्रमुख कारण महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर था और यह जो है महाराष्ट्र में मेनली महाराष्ट्र में पड़ता था और यह 1875 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। रजनी पाम दत्त ने कहा था वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? दोस्तों रजनी पाम दत्त एक इतिहासकार हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यह कथन कहा था क्योंकि 1905 तक कांग्रेस के द्वारा उदारवादी नीति अपनाई गई थी और उसके बाद उन्होंने इस नीति में बदलाव कर लिया, इसलिए उन्होंने इसकी आलोचना की थी। अब चलिए देखते हैं एक एक करके ऑप्शन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद एवं जो भगत सिंह होते हैं उनके द्वारा की गई थी। दोस्तों जो HSRA था वो पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सिर्फ HRA था और इसकी स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां इत्यादि के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र मतलब एक इंग्लिश अखबार था, ये एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। बाकी सभी जो ऑप्शन है ये सभी राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मासदेन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी, क्योंकि प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पंडुरंग थे। यंग इंडिया के संस्थापक मोहनदास करमचंद गांधी। लोकहितवादी दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। और रहनुमाई मासदेन सभा के संस्थापक नेरोजी थे, दादा भाई नेरोजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंद, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी एवं सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि द हिंद के संस्थापक जी सुब्रमण्यम अय्यर, बंगाली के केसरी के बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा एवं सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले थे। दोस्तों ये सभी समाचार पत्र जो थे राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। और इसका जो है हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में जो है पूछा जाता है, जैसे हिंदुस्तानी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को जो लोकमान्य तिलक का उपनाम दिया गया जब सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों रैंड मर्डर केस क्या था? तो रैंड मर्डर केस जो था ना 1897 में चापेकर बंधु के द्वारा जो अंग्रेज अधिकारी थे रैंड एवं एमहर्स उनका हत्या करते हैं चापेकर बंधु। और इन पे आरोप लगता है बाल गंगाधर तिलक पे कि जो है इनका जो अखबार था केसरी उससे प्रभावित होकर इन्होंने रैंड और एमहर्स की हत्या की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 21 साल से थोड़ा अधिक, यानी ऑप्शन बी। दोस्तों जो भगत सिंह का जन्म हुआ था वो 1907 सितंबर में हुआ था, सितंबर 1907 में। और जब असेंबली पे बम फेंका गया था तो अप्रैल 1929 में। तो 21 साल से ज्यादा हो गई थी उम्र भगत सिंह की। और जो असेंबली में बम फेंका गया था उसका कारण था पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ ये बम फेंका गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो दोस्तों ये जो रॉलेट सत्याग्रह था उसी के संबंध में हुआ था। एक रॉलेट एक्ट लाया गया था 19 मार्च 1919 को, 19 मार्च 1919 को। दोस्तों इसे काला कानून भी कहा गया था, क्योंकि ये जो है बिना वकील एवं बिना दलील का कानून था, अर्थात संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में जो है सभा हुई थी। और इस 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हो गया और इसमें 900 से अधिक लोग मारे गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? दोस्तों तो बिहार में जो मुंडा था, मुंडा आदिवासी था, उन्होंने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन किया था, मुंडा विद्रोह हुआ था। और यह जो वर्तमान में झारखंड क्षेत्र में है, लेकिन उस समय जो है 1899-1900 में ये बिहार क्षेत्र में ही पड़ता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो दोस्तों यह कथन जो है सच्चिदानंद सिन्हा का था और इन्होंने कर्जन के संबंध में यह दिया था स्टेटमेंट। और दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जो है भारत के पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो महात्मा गांधी का
भारत में पहला सत्याग्रह दोस्तों चंपारण सत्याग्रह था। यह बिहार के चंपारण जिले में हुआ था 1917 में, और यह नील की खेती या फिर के 3 कठिया जो प्रथा थी, यानी 3/20, यानी 20 कट्ठा में दोस्तों 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था। तो इसी के विरोध में यहाँ के किसानों ने विद्रोह किया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन पहले स्पष्ट कर लेते हैं कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, तो ये असहयोग आंदोलन कब चलाया था? 1920 में। तो इसमें शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। फलस्वरूप क्या हुआ था कि सब लोग शराब कम पीने लगे, जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे राज्य का राजस्व में कमी आया। तो इसमें प्रश्न यह पूछा गया था कि कौन सा राज्य सरकार फिर से एक सूची जारी करता है जो जो शराब पीते थे ताकि जो है फिर से प्रेरित हो लोग शराब पीने के लिए। तो दोस्तों यह राज्य कौन था? यह बिहार राज्य था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक बंदी को नहीं छोड़ने के विरोध में ही 1938 में इस्तीफा दे दिया था सरकार ने। और इस सरकार का गठन 1937 में हुआ था। 1937 का जो चुनाव था उसके तहत हुआ था। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।